हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी का लेसन नंबर 1 भोजन के घटक। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि भाई हम जो खाद्य पदार्थों की सूची बनाई गई थी जिन्हें हम खाते हैं, भारत में विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था। आज इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। इसी प्रकार भोजन में चपाती, दाल, बैंगन भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर, भिंडी ये सारा हो सकता है। अप्पम, मछली हो सकती है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है। इसी तरह से आहार में के कुछ उदाहरण जिस यहाँ पर दिए गए हैं। तो अलग अलग जगह इसका कहना चाहता है कि भाई जो अलग अलग जगह है तो वहाँ पर अलग अलग भोजन किया जाता है। मतलब जो वहाँ का व्यंजन है वो सभी दूर का, हमारे यहाँ हर स्टेट का व्यंजन अलग अलग होता है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब भी हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध है। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव ही नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या हमारे शरीर को अलग अलग कामों के लिए अलग अलग खाने की आवश्यकता है? तो हाँ, हमारे शरीर को अलग अलग काम के लिए अलग अलग खाने की आवश्यकता होती है। यदि कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उदाहरण के लिए यदि कोई बहुत मेहनत कर रहा है तो उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेना ही चाहिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इस तरह से हमें अलग अलग भोजन करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, अब हम सबसे पहले ये देखें कि भोजन के घटक मतलब भोजन के अंदर हमें मिलने वाली जो भी चीज़ें हैं उसे हम घटक कहेंगे। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक भोजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? संगठक मतलब ये किस चीज़ से बना हुआ है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश या जल भी शामिल होता है। रुक्षांश मतलब कि फाइबर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। फाइबर और पानी दोनों शामिल होता है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। मतलब पानी, इन सभी चीज़ों के अलावा प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के अलावा भी हमारे शरीर में एक जो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है उसका नाम है फाइबर या रुक्षांश, जिसे हम कहते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि सभी पदार्थों में ये सारे खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होते, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रचुर मात्रा में हमें मिलते हैं। कच्चा सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए इन परीक्षणों से हम करके परीक्षणों की सारणी देखें और लिखें। तो इसमें कुछ परीक्षण बताए गए हैं, जैसे आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियाँ, ये पूरा प्रैक्टिकल है जो कि हम क्लास में करके देख सकते हैं। इसमें इन्होंने कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के लिए बताया है कि हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। तो देखिए, परीक्षण इन अन्य किसी उपलब्ध पदार्थों पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से करना है। रसायन को खाने या चखने का प्रयास नहीं करना है हमें।
मतलब जो भी हम लैब में काम करेंगे तो उसमें हम किसी भी चीज़ को हमें उसे खाना नहीं है, चख कर नहीं देखना है। आइए हम खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें किसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति कई प्रकार के उपस्थिति है। और कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड यानी वसा तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मंड के लिए ये परीक्षण हम इस तरह से करके देखना है हमें। परीक्षण में के लिए खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन डालिए। 2-3 बूंद डालने पर हमें इसका रंग परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। नीला या काला कलर इसे हमें प्राप्त होगा, यानी मंड की उपस्थिति इसमें है। इसी तरह से प्रोटीन का परीक्षण दिया गया है, वसा का परीक्षण दिया गया है और यहाँ हमें ये तालिका बनाकर लिखना है कि हमें इन सारे परीक्षणों में क्या क्या दिखाई दिया। अब हम बच्चों बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन किन पदार्थों में मिलते हैं या कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। तो हम यहाँ पर देखें, ये चित्र दिए हुए हैं। ये बहुत आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए, इनके नाम पढ़िए। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या, बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सभी आपने देख रखे होंगे। ये जितने भी मैंने अभी जितने फलों और अनाज का नाम लिया है, ये सारे आप कहीं ना कहीं आपने इसे खाया होगा। इसी तरह से हम देखें, ये मूंगफली भी, गिरी और तिल, इन सभी में क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब इसी प्रकार ये 3 वसा के कुछ कार्बोहाइड्रेट और वसा के स्रोत दिए हुए हैं। जैसे कुछ जंतु स्रोत भी दिए हैं। जंतु स्रोत में अंडे, मछली और मांस, ये सब आ जाएगा। दूध, मक्खन, पनीर, घी, ये सारे जंतु स्रोत में आएंगे। अब इसी की तरह हम यहाँ पर देखें तो प्रोटीन के जो स्रोत हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत दोनों दिए हुए हैं। तो प्रोटीन के क्या क्या स्रोत हैं, मटर, चना, सोयाबीन, राजमा, तुअर दाल, मूंग दाल, चना दाल, ये सारे क्या हैं, साबुत चने जो हैं, ये क्या हैं, प्रोटीन के स्रोत हैं। इन्हें ही हम स्प्राउट बनाकर खा सकते हैं और ये प्रोटीन की इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसी तरह से प्रोटीन के जो अन्य जंतु स्रोत हैं, उनमें हम मछली, अंडा, मांस, पनीर, दूध, दही, छाछ, ये सारे किसके स्रोत हैं, प्रोटीन के। प्रचुर मात्रा में इनमें प्रोटीन भी पाया जाता है। विटामिन ए के कुछ स्रोत जैसे गाजर, पपीता, दूध, आम, ये सारे विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी के स्रोत तो चावल, गेहूं और यकृत, है ना, लीवर जो खाते हैं, फ्लैश ईटर्स होते हैं, वो लीवर भी खाते हैं। अब इसी तरह विटामिन सी के स्रोत, जितने भी खट्टे फल हैं वो सारे विटामिन सी के स्रोत हैं। इसमें कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे आंवला, नींबू, मिर्ची, अमरूद, संतरा, टमाटर, ये सारे विटामिन सी के स्रोत हैं। इसी तरह से विटामिन डी के स्रोत हम देखें तो विटामिन डी के स्रोत में अंडा, मछली, दूध, मांस, ये सारी चीज़ें विटामिन डी के स्रोत में आएगी। और ये सारी की सारी जो हमें कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को प्राप्त होती है, जो कि हमारे खाने के द्वारा प्राप्त होती है, और इन सारी चीज़ों को हम दैनिक दिनचर्या में हमारे शामिल करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा शरीर भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य प्रकाश नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। जैसे बारिश के दिन और ठंड के दिनों में सूर्य प्रकाश कम मिल पाता है, तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। या बहुत समय से जो भी व्यक्ति घर के अंदर रहता है, सूर्य के प्रकाश में नहीं जा पाता है, तो उससे भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब जो हमारे कुछ खनिज जो हैं, खनिज में फास्फोरस है, आयोडीन है, लोहा है, कैल्शियम है, ये सारे हमारे खनिज स्रोत हैं। तो ये खनिज हमें किस किस से प्राप्त होता है, अदरक है, पालक है, मछली है, अंडा है, शलजम है, इन सभी चीज़ों से प्राप्त होता है। फिर लोह तत्व के तो केला, काली तिल है और दूध है, इनसे सबसे लोह तत्व मिलता है। कैल्शियम हमें सेब है और पालक से हमें कैल्शियम मिलता है। पालक, मेथी, इन सभी से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम की प्राप्ति होती है।
फिर दूध और अंडा, ये सभी खनिज लवणों की इससे हमें प्राप्ति होती है। आइए हम देखें संतुलित आहार। संतुलित आहार हम किसे कहेंगे? तो जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, ये सारी चीज़ें जिसमें उपस्थित हो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। या हम ये सरल भाषा में कहें, संतुलित आहार उसे कहा जाता है जिसमें भोजन के सभी घटक उपस्थित हों, उसे हम संतुलित आहार कहेंगे। अब पहली यहाँ हम देखें कि एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। अब जो दालें खाते हैं, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग और चना जिसे हम अंकुरित करते हैं, किण्वित भोजन यानी दक्षिण भारतीय जो है इडली खाते हैं, इडली, सांभर, अप्पम, ये सारी चीज़ें जो खाते हैं ये किण्वन मतलब कि इसमें खमीर उठाया जाता है, उसके बाद इसे हम कुछ चीज़ बना करके खाते हैं। आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना ये सारा जो है आटा, मिस्सी रोटी जिसे हम कहते हैं, उसे भी हम खाते हैं। केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। मतलब अल्प व्यय मतलब कि कम खर्च में भी वो संतुलित आहार ले सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? तो हाँ, हम अगर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को डीप फ्राई कर लें या बहुत ज़्यादा फ्राई कर लें या उसे बहुत देर तक अगर हम गैस पर चढ़ा कर रखते हैं तो उसके सारे के सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों का भी अगर हम छिलका निकाल कर, फलों का छिलका निकाल कर खाते हैं तो उसके भी, और फिर उसके बाद उसे अगर धोया जाता है तो सारे उसके खनिज, लवण और पोषक तत्व उसमें नष्ट हो जाते हैं। पानी में घुलनशील होते हैं विटामिन, तो उसमें से सारे विटामिन सारे निकल जाते हैं। तो हमें कोई भी सब्जी और फलों को काटने के बाद धोना नहीं चाहिए, पहले ही उसे काटने से पहले ही उसे धो लिया जाना चाहिए ताकि उसके सारे हमें जितने भी पोषक तत्व हों वो हमें सारे मिल सकें। हम सभी जानते हैं कि भोजन का स्वाद बढ़ता है, पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का प्रयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन उसमें चले जाते हैं, यानी उसके साथ बह जाते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार फलों को, कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? मतलब हम हमारे आहार में यानी हमारे खाने में हमें क्या करना चाहिए? कच्चे फल, सब्जियां हमें खानी चाहिए, जो कि खाने योग्य होती हैं उन्हें हमें कच्चा ही खा लेना चाहिए। जैसे हम ककड़ी खाते हैं, खीरा, ककड़ी, पपीता, अमरूद, ये सारी चीज़ों को हम कच्चा खाएं और खाने के साथ इसे शामिल करें। और अंकुरित अनाज भी हमारे शरीर को काफ़ी ऊर्जा प्रदान करता है। अभावजन्य रोग, अभावजन्य मतलब जिसकी कमी से या जिसके अभाव से जो ग्रसित होता है उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उस भोजन में भी किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियों को उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। किसी भी एक प्रोटीन, विटामिन या मिनरल की किसी की भी कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो और उसकी कमी के कारण ये रोग होता है तो उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि में अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंगों का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पैचिस आदि उसे हो सकता है, पैचिस भी हो सकता है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है। अवरुद्ध होना मतलब कि रुकना किसी भी चीज़ का।
विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों से विभिन्न अथवा विकृतियां हो जाती है। बहुत सारी विकृतियां हो जाती है जो कि यहाँ पर सारणी में दी हुई हैं। विटामिन ए से, बी से, सी से और डी, कैल्शियम, आयोडीन, लौह तत्व, है ना। इन सभी चीज़ों से हमें क्या क्या नुकसान होता है अगर इनकी कमी हो जाती है। विटामिन ए से हमारी दृष्टिहीनता, मतलब कि हम अंधे भी हो सकते हैं और नज़र कमज़ोर हो जाती है। अंधेरा होने पर हमें कम दिखाई देने लगता है। बेरी दुर्लभ पेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं। पेशियाँ काम करने की ऊर्जा की कमी होती है। स्कर्वी, मसूड़ों में से खून निकलना, ये स्कर्वी रोग है। रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, पैरों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। कैल्शियम से अस्थियां और दांत हमारे क्षय हो जाते हैं। आयोडीन से घेंगा रोग हो जाता है जिससे कि गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और गला मटके की तरह हो जाता है। लोहा, अरक्तता यानी खून की कमी हो जाती है और हमारे शरीर में कमजोरी आती है। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन नंबर 1। इसमें प्रमुख जो कुछ शब्द आए हैं जो कि आपको कठिन लगे होंगे, तो ये है संतुलित आहार, बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, विटामिन और मंड, ये सारे शब्द थे। और एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, F+ का निशान, ये जो है FFSI फसाई का जो मानक के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। इस तरह का लोगो हम कोई भी चीज़ खरीदें या कुछ भी चीज़ खाएं तो हमें उस पर फसाई का लोगो यानी F+ हमें उसमें देखना चाहिए। खाद्य पदार्थों का सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, दूध, नमक में प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। ये फसाई का जो एक लोगो है, ये इसका होना मतलब कि हम इससे यह सारा फोर्टिफाइड है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसका इस निशान का यह मतलब होता है। अब आइए हमने आज क्या सीखा, हम उस पर थोड़ा सा देखें। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम जितनी भी एनर्जी जो है वो हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल की मात्रा उपस्थित होती है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन नंबर 1 जिसका नाम था भोजन के घटक। और भोजन के जो मुख्य घटक हैं उनके नाम आप देखिए कौन कौन से हैं। तो वो हमारे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण तथा आहारी रेशे और जल इसमें शामिल होता है। तो बच्चों, ये लेसन था हमारा जो कि समाप्त हो चुका है। इसमें जो भी आपकी क्यूरी हो आप मुझे ज़रूर पूछें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको मेरी नई वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू।